नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कार्डियोलॉजी की पैथोलॉजी में। मैं हूं जानी एंड आई एम हियर फॉर टू हेल्प यू फॉर क्रैकिंग द नॉर्सेट एग्जाम एंड वेरियस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज द एन्यूरिज्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर नॉर्सेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और मल्टीपल टाइम एन्यूरिज्म में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो एन्यूरिज्म क्या होता है? ये एन्यूरिज्म जो होता है मैं आपको बताता हूँ। हमारी आर्टरी, वेन या हार्ट के वेंट्रिकल में क्या क्या, यहाँ लिखते हैं, हम डेफिनेशन पर लिखा गया। ब्लड वेजल्स जो है, ब्लड वेजल्स इंक्लूडिंग आर्टरी, वेन एंड हार्ट वेंट्रिकल, इनके अंदर अबनॉर्मल अबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है। जो इसका डायामीटर है वो नॉर्मल से मोर इक्वल और मोर देन 50% इंक्रीज हो जाता है। इस प्रकार की कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। क्या बोलेंगे उसको? एन्यूरिज्म बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि ये हमारी कोई आर्टरी है, इस प्रकार की नॉर्मल आर्टरी होती है, ये ऐसी नॉर्मल आर्टरी होती है। इस आर्टरी के अंदर अगर यहाँ पर इस प्रकार से अबनॉर्मल, इस प्रकार से डायमीटर इस प्रकार से डायलेट हो जाए, जैसे मान लो कि ये वाला इतना, इसका पहले डायमीटर था 1 सेंटीमीटर, अब इसका डायमीटर हो गया 1.5 सेंटीमीटर। इस अबनॉर्मल डायलेशन, डिस्टेंशन को बोलते हैं हम एन्यूरिज्म। क्या बोलेंगे इसको? हम एन्यूरिज्म बोलेंगे। ऐसा आर्टरी में हो सकता है, ऐसा वेन में भी हो सकता है और ऐसा हार्ट के वेंट्रिकल में भी हो सकता है। ये डायलेशन जो है, जब तक हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जब तक इसको सर्जिकल करेक्शन नहीं करेंगे, ये परमानेंट है। परमानेंट डिस्टेंशन, डायलेशन परमानेंट। इसमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, एनाटॉमिकल चेंजेस आता है। इस प्रकार की कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। क्या बोलते हैं इस प्रकार की अवस्था को? हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सर ऐसा क्यों हो जाएगा? हो सकता है कि इसकी जो वॉल है, जो ब्लड वेजल्स की वॉल है, वो वीकनेस हो जाए, वीकनेस हो गया हो, या यहां पर इंफ्रैक्शन हो गया हो, या यहां पर ट्रॉमा हो गया हो, या यहाँ पर इंजरी हो गया हो, या इसके आगे ब्लड प्रेशर आगे जो है इसका ल्यूमन नेरो हो गया हो और यहाँ पर ये वीकनेस थी और यहाँ से डायलेशन होगी। इस प्रकार की अवस्था को हम बोलते हैं क्या? एन्यूरिज्म। क्या बोलेंगे इसको हम? एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म क्या है? परमानेंट डिस्टेंशन, डायलेशन, लोकलाइज परमानेंट डिस्टेंशन, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेजल्स इंक्लूडिंग आर्टरी और वेन और वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। इस अवस्था को हम बोलते हैं क्या? एन्यूरिज्म। तो डेफिनेशन लिखते हैं, कितना डायमीटर ज्यादा हो जाएगा? तो डायमीटर नॉर्मल से 1.5 टाइम ज्यादा हो जाएगा, उस अवस्था को हम बोलेंगे क्या? एन्यूरिज्म। तो डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी? तो एन्यूरिज्म इज ए लोकलाइज abnormal permanent dilation of blood vessels वॉल किसका हो सकता है? आर्टरी हो सकती है, यस। आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकती है, और हार्ट चैम्बर, स्पेशली जिसमें वेंट्रिकल, हार्ट चैम्बर। इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एन्यूरिज्म। सर कितना डायलेशन हो जाएगा? तो डायलेशन अगर बोलेंगे तो इक्वल और मोर देन 50% ऑफ नॉर्मल डायमीटर। नॉर्मल डायमीटर तो परमानेंट है ये। डायलेशन हो जाता है किसका? ब्लड वेजल्स का, इंक्लूडिंग आर्टरी, वेन और हार्ट चैम्बर। कितने से ज्यादा हो जाएगा? 50% से ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार की अवस्था को हम बोलते हैं क्या? एन्यूरिज्म बोलते हैं। यस या नो? दैट इज द एन्यूरिज्म। मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट आर्टरी, कौन कौन सी आर्टरी का मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट होता है? इन्वॉल्वमेंट की बात करें, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्वमेंट आर्टरी वेजल, सॉरी, मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व आर्टरी स्पेशली
तो कौन कौन से आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन जो होता है दैट इज द एओर्टा, एओर्टा फर्स्ट मोस्ट कॉमन। सेकेंड मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा। ये सेंट्रल में है। अगर पेरीफेरी की पूछ ले, ये सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल वेजल्स है। अगर सेंट्रल वेजल्स का पूछे तो एओर्टा और एब्डोमिनल एओर्टा। लेकिन अगर पेरीफेरी में पूछे कि सर पेरीफेरी में बताओ, पेरिफेरल कौन सी, तो फिमोरल। मैं बोलूंगा पेप्टो पॉप्लिटियल, फिमेरोपॉप्लिटियल, फिमोरोपॉप्लिटियल, फिमोरोपॉप्लिटियल आर्टरी। ये पेरिफेरल आर्टरी में मोस्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। पेरिफेरी में पूछे तो फिमोरोपॉप्लिटियल आर्टरी, यस या नो। और सेंट्रल में अगर आपसे पूछ ले कि सेंट्रल में कौन सी है, तो आपने बोलना है मोस्ट कॉमन एओर्टा और एब्डोमिनल एओर्टा, यस या नो। इसके अलावा और कौन सी आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होता है सर? इसके अलावा सेरिब्रल आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी। और अच्छा, फिमोरल में भी अगर पेरिफेरल में पूछे तो फर्स्ट फिमोरल, सेकंड पॉप्लिटियल, यस या नो। सेरिब्रल आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी में कौन सी? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सेरिब्रल में मोस्ट कॉमनली कौन सा इन्वॉल्वमेंट होता है? एंटीरियर सेरिब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी और विल्स सेरिब्रल सर्कल ऑफ विल्स। इसके अलावा बात करते हैं हम तो ये मोस्ट कॉमन आर्टरी होने का, बाकी तो सारी जगह देखने को मिलेगा, हम सारी जगह पढ़ेंगे कम्युनिकेटिंग आर्टरी, यस या नो। टाइप ऑफ एन्यूरिज्म विथ कोज, टाइप ऑफ एन्यूरिज्म, टाइप ऑफ एन्यूरिज्म की अगर मैं बात करूं, टाइप ऑफ एन्यूरिज्म, टाइप ऑफ एन्यूरिज्म, तो इसको अलग अलग पढ़ेंगे हम। आर्टरी इन्वॉल्वमेंट के आधार पर पढ़ेंगे, डायमीटर के आधार पर पढ़ेंगे, ट्रू भी पढ़ेंगे, फॉल्स भी पढ़ेंगे। तो आपने नाम सुना होगा सेक्युलर, फ्यूसिफॉर्म, डाइसेक्शन, है ना, सेप्टिक एन्यूरिज्म, सारे एन्यूरिज्म को हम पढ़ेंगे। एक डायग्राम से पहले हम समझते हैं फ्यूसिफॉर्म कैसा होता है, सेक्युलर कैसा होता है। तो डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में हम सारे इसके एन्यूरिज्म के टाइप हमारे पास में ये इस प्रकार के एन्यूरिज्म होते हैं। ये इमेज हमने सिर्फ स्टडी के पर्पज के लिए लिया है। देखो ये जो है टाइप ऑफ एन्यूरिज्म, ये वाला जो एन्यूरिज्म देखने को मिलता है, ये हमारी जो आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर 3 ल्यूमेंस होती है, 3 लेयर्स होती है। इंटरनल ट्यूनिका इंटीमा, मिडल ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिया, यस या नो। इन तीनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, इधर भी ये बाहर वाली लेयर है, ये इनर वाली लेयर है, इन तीनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, और फिर इस प्रकार का डायमीटर, इस प्रकार का डायलेटेड हो जाना, इस प्रकार का डायलेटेड हो जाना, तीनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, ऑल 3 लेयर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम ट्रू। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रू एन्यूरिज्म। क्या बोलेंगे इसको? ट्रू। और इसी को बोलेंगे हम फ्यूसिफॉर्म, इसी को हम क्या बोलेंगे? फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म। बोलो यस या नो, कैसा यस। अगर इस प्रकार का देखने को मिले, ये प्रकार का एन्यूरिज्म है, इसको बोलते हैं हम ट्रू एन्यूरिज्म। क्या बोलते हैं? ट्रू एन्यूरिज्म बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम फ्यूसिफॉर्म। तो पहले सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? फ्यूसिफॉर्म का देखने को मिलता है। इसके अलावा सेक्युलर, ये सेक्युलर सेकंड मोस्ट कॉमन। इसमें एक आर्टरी में से सेक जैसा बन जाता है, जैसे मान लो ये ब्लड वेजल्स है, इसके इधर ऐसा सेक जैसा बन जाता है। इसमें भी तीनों वॉल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इंटरनल वॉल का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, आउटर वॉल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इसलिए इसको भी हम ऑल 3 लेयर इन्वॉल्वमेंट होती है। जिस एन्यूरिज्म में तीनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको हम ट्रू एन्यूरिज्म बोलेंगे। साथ में इनका जो डायमीटर है, ये नॉर्मल डायमीटर जो है, अब इसका डायमीटर मान लो कि पहले इसका यहाँ का नॉर्मल डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, ये सब मान लेते हैं, और जब एन्यूरिज्म हो जाएगा तो इसका डायमीटर हो जाना चाहिए कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तब हम इसको बोलेंगे क्या? एन्यूरिज्म। तो इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना बढ़ जाएगा?
नॉर्मल से मोर देन और इक्वल 50% ज़्यादा डायमीटर हो जाएगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, एन्यूरिज्म बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको ये एक और एन्यूरिज्म देखने को मिल रहा होगा जिसको हम बोलते हैं सूडो एन्यूरिज्म। क्या बोलते हैं? सूडो एन्यूरिज्म। ये एन्यूरिज्म जैसा दिख रहा है लेकिन इस फाल्स एन्यूरिज्म है। इसके अंदर ऑल 3 लेयर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑल लेयर ऑफ ब्लड वेजल्स नॉट इन्वॉल्व, ऑल लेयर नॉट इन्वॉल्व। तो क्या होता है सर इसमें इंटर वाली लेयर इंटैक्ट रहती है और बाहर जाकर के ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। इस प्रकार के एन्यूरिज्म को हम बोलते हैं सूडो एन्यूरिज्म। ये डाइसेक्शन एन्यूरिज्म है। डाइसेक्शन एन्यूरिज्म कैसा होता है, चलो मैं आपको डायग्राम बना करके बताता हूं। ये ब्लड वेजल्स है बेटा, ये ब्लड वेजल्स है, ये ब्लड वेजल्स है। इस ब्लड वेजल्स की जो इनर लेयर है ये डैमेज हो जाती है, ये डैमेज हो जाती है, जबकि मिडिल लेयर और आउटर लेयर इंटैक्ट रहती है। इस प्रकार से इनर लेयर ये इंटैक्ट रहती है और इनर लेयर जो है ये डैमेज हो जाने की वजह से यहाँ पर आकर के ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाता है। इस प्रकार के एन्यूरिज्म को हम बोलते हैं क्या, डाइसेक्शन एन्यूरिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम, डाइसेक्शन। देखो ऐसा देखो, ये अगर इमेज आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखो जूम करके देखा हूँ, यहाँ पर आपको ब्लीडिंग दिख रही है, यहाँ से जो ब्लीडिंग, ये देखो ब्लैक, ये ब्लड यहाँ से जाकर के यहाँ क्या हो गया, जमा हो गया। इस प्रकार के एन्यूरिज्म को बोलते हैं डाइसेक्शन एन्यूरिज्म। क्या बोलते हैं, डाइसेक्शन एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म के टाइप दूसरा ऐसा, ये रप्चर एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म हुआ और यहाँ से रप्चर हो गया, इसको बोलते हैं हम रप्चर एन्यूरिज्म। दैट इज द टाइप ऑफ द एन्यूरिज्म। तो कौन कौन से टाइप हमने पढ़े? मोस्ट कॉमन कौन सा टाइप देखने को मिला, एन्यूरिज्म देखने को मिलता है, फुसिफॉर्म देखने को मिलता है, जो कि ट्रू एन्यूरिज्म है। अच्छा, ट्रू एन्यूरिज्म और फॉल्स एन्यूरिज्म की अगर आपसे बात करें कि ट्रू एन्यूरिज्म, तो ये वाला कौन सा, इसमें ऑल एनरोलमेंट नहीं है, तो ये वाला कौन सा है, ये फॉल्स एन्यूरिज्म है। ये वाला कौन सा एन्यूरिज्म है, फॉल्स एन्यूरिज्म है। तो ट्रू एन्यूरिज्म किसको बोलेंगे? पहली बात तो सर तीनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो, दूसरा मोर 50% और मोर देन 50% इसका डायमीटर क्या हो जा रहा हो, बढ़ जा रहा हो, इससे ज्यादा डायमीटर बढ़ जा रहा हो। अगर किसी का डायमीटर 30% बढ़ा तो उसको एन्यूरिज्म ट्रू नहीं बोलेंगे, उसको फॉल्स एन्यूरिज्म हम बोलने वाले हैं। दैट इज द टाइप ऑफ द एन्यूरिज्म। ये से नो। चलो हम नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू शेप बात करते हैं। सेक्युलर एन्यूरिज्म है ये, सेक्युलर एन्यूरिज्म, ये फुसिफॉर्म एन्यूरिज्म। इसके आधार पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जो मैंने अभी तक समझा उसको हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू शेप। हमने पहला क्या टाइप पढ़ा, टाइप हम बात करते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू शेप एन्यूरिज्म। अकॉर्डिंग टू शेप में मोस्ट देखने को मिलेगा, सबसे पहला देखने को मिलेगा सेक्युलर, सेक्युलर एन्यूरिज्म। इसको ही हम बोलते हैं बेरी एन्यूरिज्म, बेरी एन्यूरिज्म बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेरी एन्यूरिज्म। ये कैसा देखने को मिलता है, तो हमने देखा राउंडेड है, राउंडेड है, सैक लाइक आउट पाउचिंग। कैसा है, सेक्युलर है, इसको बेरी एन्यूरिज्म के नाम से भी जानते हैं। और ये कैसा देखने को मिलेगा, राउंड है सर, सैक लाइक आउट पाउचिंग देखने को मिलेगा। आप खुद देखो, यस या नो, इस प्रकार का देखने को मिलेगा, इसको हम बोलेंगे सेक्युलर एन्यूरिज्म। यस या नो। मोस्ट कॉमन कहाँ देखने को मिलता है, ये मोस्ट कॉमन कहाँ पर होता है, चलो हम ये भी लिख लेते हैं। ये जो मोस्ट कॉमन जो होता है, मोस्ट कॉमन इन ब्रेन, ब्रेन में, ब्रेन में कहाँ होता है, तो सर्कल ऑफ विलस में, सर्कल ऑफ विलस में। सर्कल ऑफ विलस में दो कॉमन आर्टरी इन्वॉल्वमेंट होती है। क्या, एक तो होती है हमारा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एक होता है हमारा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, मतलब समझ रहे हो ना, जो पीछे की तरफ जा रही है एंटीरियर सेलुलर आर्टरी में। एक होता है जंक्शन ऑफ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। आपको याद होगा हमने सर्कल ऑफ विलस ऐसे पढ़ा था, जब जैसे ये हमारा ब्रेन है, यहाँ से पीछे की तरफ से एक आर्टरी गई, ये जो बनती है, ये जो इसको बोला हमने पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी पढ़ा। ये आगे की तरफ जो आर्टरी आती है इसको बोलने बोला एंटीरियर, ये आगे की तरफ है, इनको बोला एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये राइट साइड में तो राइट, ये लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये अंदर से कैरोटिड आर्ट से अंदर गई, यस या नो।
फिर एक यहाँ पीछे की तरफ जाती है, यहाँ जो दोनों आर्टरी के बीच में कम्युनिकेशन बनवाती है, इधर से भी एक जाती है, इधर से भी एक पीछे जाती है, ये सियानो। तो एक तो जो एन्यूरिज्म देखने को मिलता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, ये मोस्ट कॉमन साइट है। दूसरा या इस जंक्शन पर, यहाँ पर एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? इस जंक्शन पर एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर देखने को मिलता है हमारे को बेरी एन्यूरिज्म, ये इस जगह पर और इस जगह पर हमें देखने को मिलता है। ये सियानो, क्या कॉजेज है इसके? कंजेनाइटल वीकनेस हो सकता है, कंजेनाइटल वीकनेस। अगर मैं आपसे कोज की बात करूं, कोजेज की बात करूं तो कंजेनाइटल वीकनेस, कंजेनाइटल वीकनेस, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ये देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछे सेक्युलर एन्यूरिज्म मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, तो सेक्युलर एन्यूरिज्म मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, तो आपने बोलना है कि ये मोस्ट कॉमन सेरिब्रल एन्यूरिज्म में देखने को मिलता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, बी टाइप हमारा है फ्यूसिफॉर्म। फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म कौन सा एन्यूरिज्म है, तो फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। कैसा होता है फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म, तो अभी हमने पढ़ा है, ये हमारी जैसे ब्लड वेजल्स है, इसकी जो लेयर है, ये इनर लेयर है, ये भी इस प्रकार से डायमीटर, ये भी इस प्रकार से क्या हो जाती है, आउट पाउच बना लेती है। इसके ऊपर मिडल लेयर, इसके ऊपर आउटर लेयर। इस प्रकार की आर्टरी हो जाती है। तो ये जो डायमीटर बना है, ये इस डायमीटर बना है, और ये ऑल 3 लेयर इन्वॉल्वमेंट है। एक तो ऑल 3 लेयर इन्वॉल्व है। दूसरा, इसका डायमीटर जो है नॉर्मल से 50% ज़्यादा हो गया है। यही प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एन्यूरिज्म कब बोलेंगे, जब आर्टरी का डायमीटर नॉर्मल से 50% ज़्यादा हो जाए, या फिर ऐसे पूछ ले कि 1.5 टाइम ज़्यादा हो जाए। कितना ज़्यादा हो जाए? 1.5 टाइम ज़्यादा हो जाए। इस प्रकार की कंडीशन को हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। तो फ्यूसिफॉर्म जो कैसा देखने को मिलता है, अब इसके बारे में हम लिखते हैं भाई, ये यूनिफॉर्म है, स्पाइंडल शेप, डायलेशन। कॉमन इन कहां देखने मिलेगा? कॉमन कहां देखने को मिलेगा, तो आपने याद रखना है, एवोटा में देखने को मिलेगा। थोरेसिक एवोटा हो सकता है, एब्डोमिनल एवोटा हो सकता है, असेंडिंग एवोटा हो सकता है। इस एवोटा में जो देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा कौन सा? फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका कोज क्या है सर। तो इसका मोस्ट कॉमन, अगर मैं कोज की बात करूं ना बेटा, इसका जो मोस्ट कॉमन कोज होता है दैट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस दैट इज द मोस्ट कॉमन। पहला नंबर ये। दूसरा नंबर एजिंग, एडवांस एज के साथ साथ में होगा। तीसरा हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। यस या नो? तो कॉमन क्या, कौन सा देखने मिलेगा? फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है? फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म क्या होता है, ये दोनों हमने पढ़ लिए थे। तो सेक्युलर और फ्यूसिफॉर्म दोनों हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप कौन सा है? अकॉर्डिंग टू वेजल्स इन्वॉल्वमेंट, वेजल वॉल इन्वॉल्वमेंट। जैसे हमने पढ़ा था डाइसेक्शन, हमने पढ़ा था वेजल वॉल इन्वॉल्वमेंट। तो यहां पर मैं बोलूंगा ट्रियो एन्यूरिज्म। इसमें टाइप हम क्या पढ़ेंगे? ट्रियो एन्यूरिज्म। पहला टाइप है इसमें ट्रियो, ट्रियो एन्यूरिज्म। तो ट्रियो एन्यूरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। आप मुझे बताओ सर, ऑल 3 लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उस प्रकार के एन्यूरिज्म को हम ट्रियो एन्यूरिज्म बोलते हैं। इन्वॉल्व ऑल 3 लेयर
ऑल थ्री लेयर्स। कौन कौन सी तीनों लेयर? इंटीमा, ब्लड वेजल्स में कौन कौन सी लेयर होती है? इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिया। एडवेंटिया, ये तीनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और जब भी डायमीटर देखने को मिलेगा इस प्रकार के एन्यूरिज्म को हम बोलते हैं ट्रू एन्यूरिज्म। एक बार फिर से मैं डायग्राम बना देता हूं। हम ऐसे बना लेते हैं, ज़्यादा स्पेस ले रहा है हमारा। ये हमारी ब्लड वेजल्स है, यस ये हमारी ब्लड वेजल्स है। ये हमारे ब्लड वेजल्स की इनर इंटीमा लेयर है, इस प्रकार का इस प्रकार का डायलेशन हो गया। ये इधर भी इनर लेयर है, इस प्रकार का डायमीटर हो गया। और ये मिडिल वाली है, इसका भी इस प्रकार से हो गया, यस या नो। और ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर का भी इस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो इसमें देखो आप तीनों की तीनों लेयर क्या है? तीनों की तीनों लेयर का क्या इन्वॉल्वमेंट हो? देखो यहाँ से यहाँ देखो, ऑल थ्री लेयर का क्या है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, यस या नो। इस प्रकार के एन्यूरिज्म को क्या बोलते हैं? ट्रू एन्यूरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्रू एन्यूरिज्म बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें, ये मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है? एग्जाम्पल अगर बात करें कहाँ कहाँ पर होता है ये, तो अथेरोस्क्लेरोसिस, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। बोलो यस या नो? यस सर, यस। इसका मोस्ट कॉमन कॉज की मैं आपको पहले बता चुका हूं, दैट इज द अथेरोस्क्लेरोसिस। क्योंकि जो एन्यूरिज्म जो यहां पर होगा उसका मोस्ट कॉमन, जो एओर्टा में होगा उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा? अथेरोस्क्लेरोसिस। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज हाइपरटेंशन, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या देखने मिलेगा? हाइपरटेंशन। इसके अलावा और कंजेनाइटल डिसऑर्डर जैसे मार्फन सिंड्रोम, कंजेनाइटल डिसऑर्डर, मार्फन सिंड्रोम। तो एग्जाम में आपको ऐसा पूछ सकते हैं, एक पेशेंट है जिसको मार्फन सिंड्रोम है, उसके अंदर किस प्रकार का एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा? तो आपने बोलना है ट्रू एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन साइट कहां हो सकती है? तो एब्डोमिनल एओर्टिक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फॉल्स एन्यूरिज्म। अकॉर्डिंग टू वॉल आर्टरियल वॉल इन्वॉल्वमेंट के आधार पर फॉल्स एन्यूरिज्म, फॉल्स एन्यूरिज्म, इसको सूडो एन्यूरिज्म भी बोलते हैं। सूडो एन्यूरिज्म। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ब्लड लीक्स। देखो मैं यहां बना करके भी बताया, ये वाला यहां से ब्लड जो है ये यहां चला गया, यस या नो। इस प्रकार के एन्यूरिज्म को बोलते हैं हम फॉल्स एन्यूरिज्म, यस या नो। मना भी लेंगे, ब्लड लीक आउटसाइड, आउटसाइड वेसल वॉल, contained by सराउंडिंग टिश्यू। इस प्रकार की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? फॉल्स एन्यूरिज्म। क्या बोलेंगे बेटा? फॉल्स एन्यूरिज्म। क्या कारण हो सकता है? ट्रॉमा हो सकता है, इंजरी हो सकता है, ये तो सभी को पता ही है भाई। क्या कारण हो जाएगा? अगर मैं कोज की बात करूं, कोज क्या है, तो आप ही मुझे बताओगे सर ऐसा तो ट्रॉमा में होता है। ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन हो सकता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन हो सकता है, यस या नो। ट्रॉमा, कार्डियक कैथेटराइजेशन, इसके अलावा और सर्जरी, सर्जरी में देखने को मिल सकता है, यस या नो। तो ये दो प्रकार के एन्यूरिज्म हमने पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू ट्रू और फॉल्स, अकॉर्डिंग टू वॉल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आर्टरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजी के आधार पर तीसरा टाइप्स। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजी के आधार पर
इटियोलॉजी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, चलो हम देखते हैं इटियोलॉजी के आधार पर क्या क्या होता है। मोस्ट कॉमन अथेरोस्क्लेरोटिक, तो अथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म बोलेंगे। एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म, अथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म, ये मोस्ट कॉमन टाइप है कोज के आधार पर। इसको याद रखना है, आपसे पूछ ले मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म कौन सा है, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म। अब मैं स्टार भी बना दे रहा हूँ, ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डायमीटर कितना होगा, तो नॉर्मल से ज़्यादा 50% ज़्यादा हो जाएगा, उसको बोलेंगे। क्या कोज है इसका, तो भैया प्लग हो जाना, अथेरोस्क्लेरोसिस जम जाना, प्लग जमा हो जाएगा, इसकी वजह से वीकनेस हो जाएगी, क्या वेजल्स वॉल स्पेशली एब्डोमिनल एओर्टा। तो स्पेशली कहाँ देखने मिलेगा, अच्छा वीकनेस क्यों हो जाएगी, तो जरा एक बार सब देखो, ये हमारी आर्टरी है, ये एब्डोमिनल एओर्टा है, यहाँ पर क्या जम गया भाई, यहाँ पर जम गया सर अथेरोस्क्लेरोसिस। क्या जम गया, अथेरोस्क्लेरोसिस। ये कलर नहीं दिख रहा है, हम इस प्रकार का बना लेते हैं। यहाँ पर क्या जम गया, अथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पर क्या जम गया, अथेरोस्क्लेरोसिस। अब आप मुझे बताओ, ये मिडल लेयर है, ये आउटर लेयर है, ये क्या है, आउटर लेयर है, ये क्या है, ये क्या है सर, ये मिडल लेयर है। अब जब यहाँ पर अथेरोस्क्लेरोसिस जम गया, तो आप मुझे बताओ इन वॉल को ब्लड सप्लाई मिलेगी क्या, ये जो वॉल यहाँ ब्लड सप्लाई क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, इस जगह पर थोड़ा है जो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से यहाँ के मसल्स कैसे हो जाएंगे, वीक, और वीक होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ये डायलेट हो जाएंगे, डायलेशन हो जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, एन्यूरिज्म बन जाएगा। इसलिए अथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म जो है मोस्ट कॉमन टाइप एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। ये सियानो, अगला एन्यूरिज्म है माइटोटिक एन्यूरिज्म, जो कि इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। कोज के आधार पर पहला अथेरोस्क्लेरोटिक, सेकंड मोस्ट कॉमन है, सेकंड मोस्ट कॉमन माइटोटिक, माइकोटिक, MYCOTIC, माइकोटिक एन्यूरिज्म, माइकोटिक एन्यूरिज्म। कौन सा एन्यूरिज्म, माइकोटिक एन्यूरिज्म। माइकोटिक एन्यूरिज्म क्यों देखने मिलता है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से हो जाएगा, ड्यू टू इन्फेक्शन। क्या कोज हो सकता है, तो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, यस या नो। बैक्टीरियल, हमने पढ़ा था एंडोकार्डाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, सेप्टिक एम्बोलाई हो सकता है, ये इसका कॉज देखने को मिलेगा। दैट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज। तीसरा की अगर मैं बात करूं, तीसरा डाइसेक्शन एन्यूरिज्म, इसके अंदर तीसरा टाइप की बात करूं मैं, डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म, एओर्टिक एन्यूरिज्म, यस या नो। ये किस वजह से देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है, टीयर इन इंटिमा, इंटिमा में फट जाएगी, इंटिमा में इंजरी हो जाएगी। चलो पहले बना लेते हैं, ये हमारा ब्लड वेजल्स है सर, और ये हमारे ब्लड वेजल्स की जो रेड कलर का है वो इनर लाइन है, यहाँ पर इंजरी हो गई, इसके ऊपर ये वाली लेयर है, इसमें कोई इंजरी नहीं हुई है, ये इस प्रकार से डायलेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अभी मैं बताता हूं।
क्या हुआ, ये इंटीमा में इंजरी होगी या इंजरी होगी, तो यहाँ इंजरी होगी तो जो ब्लड आ रहा था वो यहाँ चला गया, जो ब्लड आ रहा था वो क्या हो गया, यहाँ जमा हो गया। तो ये जमा हो गया, जिसने इसने जो ई वाली लेयर थी इस लेयर को क्या भेज दिया, बाहर की तरफ पुश कर दिया। इस प्रकार के एन्यूरिज्म को बोलते हैं डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। क्या बोलते हैं, डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। देखो हमने डायग्राम में भी देखा डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म, इस प्रकार के एन्यूरिज्म को बोलते हैं डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। यस या नो। चलो डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म ये मोस्ट कॉमनली कहाँ हो जाता है, तो हमने लिखा टीयर इन इंटीमा, इंटीमा में फट जाती है, इस वजह से ब्लड फ्लो बिटवीन वेजल लेयर्स। कोज क्या है, कोज सीवियर हाइपरटेंशन। तो जो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन रहेगी तो इस आर्टरी की वॉल पर, अंदर की वॉल पर ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये टीयर हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। यस या नो। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, ट्रॉमा और स्मोकिंग, ट्रॉमा और स्मोकिंग। यस या नो। अगला अकॉर्डिंग टू लोकेशन, लोकेशन के आधार पर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ हो जाएगा तो बोलेंगे। तो नेक्स्ट इसका जो टाइप है, फोर्थ टाइप की अगर हम बात करें, मैं इसका फोर्थ टाइप की अगर मैं बात करूं, फोर्थ टाइप ऑफ एन्यूरिज्म अकॉर्डिंग टू लोकेशन, लोकेशन के आधार पर एन्यूरिज्म कहाँ कहाँ हो जाएगा तो हम क्या क्या बोलेंगे। तो सबसे पहला लोकेशन, सबसे फर्स्ट लोकेशन, लोकेशन और टाइप दोनों की बात करें। लोकेशन ब्रेन, ब्रेन कौन सा एन्यूरिज्म होगा, तो यहां पर होगा भैया सेरिब्रल एन्यूरिज्म। जो ब्रेन में होता है इनको बोलते हैं सेरिब्रल एन्यूरिज्म। सेरिब्रल एन्यूरिज्म, सेरिब्रल एन्यूरिज्म के टाइप है, सेरिब्रल एन्यूरिज्म के भी टाइप है। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैं बोला था कि सेरिब्रल एन्यूरिज्म जो है, जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, जब एन्यूरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर मैं पढ़ाऊंगा। तो इसके भी टाइप है, इसके टाइप में कहाँ कहाँ हो जाता है, तो इसके जो सब टाइप है, तो सबसे पहले मैं लिखा हूं था बेरी एन्यूरिज्म, बेरी एन्यूरिज्म, बेरी एन्यूरिज्म। ये मोस्ट कॉमन टाइप है सेरिब्रम में होने वाला। ये ध्यान लो। इसकी मोस्ट कॉमन साइट क्या है, तो मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं, क्या है, सर्कल ऑफ विलस एंड दूसरा क्या है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो मोस्ट कॉमन ब्रेन के अंदर सेरिब्रम में जो कौन सा होता है, बेरी मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म होता है। इसका मोस्ट कॉमन क्या साइट क्या है, तो इसका साइट है सर्कल ऑफ विलस और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग देखने को मिलेगा। यस या नो। ये सारी स्पेलिंग सही है, ये ऐसे ही ले लेता है। यस या नो। इसको ऑफ ही कर देते, ये लो ऑफ ही कर दिया। तो ये सर्कल ऑफ विलस देखने को मिलेगा, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है यहाँ पर मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगा। दूसरा जो कॉमन मोस्ट कॉमन ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है फ्यूसिफॉर्म, सेरिब्रल एन्यूरिज्म की बात कर रहा हूं, इसकी टाइप बता रहा हूं मैं, फ्यूसिफॉर्म। ये कहाँ होता है, मोस्ट कॉमन ब्रिक्स, इसकी मोस्ट कॉमन साइट कहाँ है, तो बेसिलर आर्टरी। ये मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है, तो बेसिलर आर्टरी में देखने को मिलता है। अभी इमेज देखेंगे हम सेरिब्रल का, चलो पहले इमेज ही देख लेते हैं हम। ये रप्चर एन्यूरिज्म है, अच्छा हमने डायस्टेटिक एरोटिक एन्यूरिज्म पढ़ा, इसका भी इमेज हम देख सकते हैं, हमने रखा है इमेज, देखो ये नॉर्मल एओर्टा है, ये नॉर्मल एओर्टा है, लेकिन यहाँ पर देखो ये इस प्रकार का एन्यूरिज्म हो गया,
एओर्टिक विथ एब्डोमिनल वॉल एन्यूरिज्म, यस या नो। नेक्स्ट लोकेशन के आधार पर सेरिब्रम का था, चलो हम ये ले लेते हैं, जैसे तो ये रप्चर एन्यूरिज्म है, नहीं हम ये क्यों ले लेते हैं, हम यहाँ पर डाल देते हैं, देखो सेरेब्रल एन्यूरिज्म, अब बेटर समझ में आएगा, बेटर देखो। सेरेब्रल एन्यूरिज्म इस प्रकार हो सकता है, दैट इज द फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म, दैट इज द सेक्युलर एन्यूरिज्म, ये सेक्युलर है, ये फ्यूसिफॉर्म है, और ये रप्चर एन्यूरिज्म, ब्रेन के अंदर ये एन्यूरिज्म रप्चर भी हो सकता है, इस प्रकार का हो सकता है। देखो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ये यस या नो। तो इस प्रकार का ये सेरेब्रल एन्यूरिज्म है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा। फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म पे मोस्टली कहाँ से होता है, बेसिलर आर्टरी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, और सेरेब्रम में तीसरा एन्यूरिज्म जो है वो कौन सा देखने को मिल सकता है, डाइसेक्सिंग एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का खाली ए ही लिख देते हैं तो काम चल जाएगा क्या, हाँ सर चल जाएगा। डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म, डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म, इसका ये क्यों हो जाता है, ड्यू टू टीयर इन वॉल ऑफ आर्टरी। कौन सी वॉल, तो आपने बोलना इंटरनल। अभी हमने इसके क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, यस या नो। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ टाइप का जो ब्रेन में देखने को मिलता है, माइकोटिक। माइकोटिक एन्यूरिज्म, ये क्यों देखने को मिलेगा, ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ रहा है, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ आर्टरी वॉल, यस या नो। इसके अलावा ब्रेन के अंदर एक और 5 एन्यूरिज्म देखने को मिलता है, दैट इज द घेंट एन्यूरिज्म, GAINT, घेंट एन्यूरिज्म। इस एन्यूरिज्म का जो साइज है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मोर देन 25 mm। हाई रिस्क, इसमें ज्यादा चांस है, हाई रिस्क टू रप्चर, हाई रिस्क टू रप्चर एंड थ्रोम्बस, यस या नो। तो आपसे पूछ ले कि ब्रेन के अंदर कौन सा एन्यूरिज्म है जो सबसे ज्यादा रप्चर होने का चांस रखता है, तो आपने बोलना घेंट एन्यूरिज्म। इसका साइज क्या रहता है, मोर देन 25 mm। ये रप्चर होने का, थ्रोम्बस होने का ज्यादा चांस रहता है। अकॉर्डिंग टू लोकेशन में पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने ब्रेन के सेरेब्रम के आधार पर पढ़ी, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एओर्टिक एरोटिक। तो लोकेशन में सबसे पहला हमारा था ब्रेन, ब्रेन के बाद हम बात करते हैं एओर्टिक, सेकेंड लोकेशन एओर्टिक, एओर्टा। एओर्टा में कहाँ हो सकता है, तो भैया थोरेसिक हो सकता है, एब्डोमिनल हो सकता है, एब्डोमिनल एओर्टा में एन्यूरिज्म हो सकता है। एब्डोमिनल एओर्टा में जो होने का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो अथेरोस्क्लेरोसिस, अथेरोस्क्लेरोसिस। बोलो यस या नो के सर, यस। इमेज बताऊं क्या अपने पास में है, जी है, एओर्टा में ये रहा एओर्टा, या देखो इस यह एओर्टा है, ये नॉर्मल है, यहाँ पर एन्यूरिज्म हो गया, ये एओर्टिक एन्यूरिज्म है, यस या नो। अच्छा, ब्रेन का हम और देख रहे थे, मुझे इमेज दिख गया, ये देखो लोकेशन के आधार पर हम पढ़ते थे ना, ब्रेन का एन्यूरिज्म, ये ब्रेन में इस प्रकार एन्यूरिज्म हो सकता है, ये यहाँ से रप्चर हो सकता है, ये यहाँ पर देखो एन्यूरिज्म देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर एन्यूरिज्म देखने को मिल रहा है, यस या नो। चलो, तो एओर्टिक एन्यूरिज्म हमने देख लिया, एओर्टिक एन्यूरिज्म। नेक्स्ट हार्ट, हार्ट के वेंट्रिकल में, हार्ट में भी एन्यूरिज्म हो सकता है, हार्ट में कहाँ, तो भैया वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म, इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है, तो पोस्ट एमआई, पोस्ट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पेरिफेरल की बात करें अपन,
पेरिफेरल एन्यूरिज्म तो फीमोरल, पॉप्लिटियल, ये मोस्ट कॉमन आर्टरी है पेरिफेरल में। तो पेरिफेरल में अगर आपसे पूछे पेरिफेरल में कौन सी आर्टरी का, तो फीमोरल एंड पॉप्लिटियल। फर्स्ट फीमोरल, लेफ्ट, उसके बाद में अगला है कॉर्नरी आर्टरी एन्यूरिज्म। कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म, इसका मोस्ट कॉमन कोज जो है ना वो है क्वास्की डिजीज। तो अगर आपसे पूछे कि हाँ जी कॉर्नरी आर्टरी एन्यूरिज्म हो गया, इसका मुख्य कॉज क्या है, तो ये देखने को मिलेगा हमारे को कोरोनरी क्वास्की डिजीज की वजह से देखने को मिलेगा। दैट इज द टाइप ऑफ द एन्यूरिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं क्या कोजेस ऑफ एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म के कॉमनली कोज क्या है। अलग अलग की जगह हमने अलग अलग कोज पढ़ लिया, इन्फेक्शन के आधार पर पढ़ लिया, थ्रोम्बोसिस के आधार पर पढ़ लिया, ये सी या नो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉमन कोज क्या है। कॉमन कोज ऑफ एन्यूरिज्म, ओवरऑल कोज क्या है। चलो देखते हैं कौन रिस्क, पहले बात करते हैं रिस्क फैक्टर। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है। मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है दैट इज द हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है, हाइपरटेंशन। उसके बाद में क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके बाद में क्या है, स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग ब्लड वेजल्स के अंदर जाएगा, इंटरनल वॉल को डैमेज करेगा, इंजरी करेगा, हाइपरटेंशन बढ़ाएगा। उसके बाद में एज, ट्रोमा, इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक लाइक मार्फन सिंड्रोम, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, अगर वो खराब हो जाएंगे तो देखने को मिलेगा। मेल जेंडर, मेल में ज्यादा होता है, मेल जेंडर, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिड होगा तो क्या करवाएगा सर, एथेरोस्क्लेरोसिस करवाएगा। क्या करवाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस करवाएगा। और आपको पता ही एथेरोस्क्लेरोसिस तो मोस्ट देखने को मिलेगा। ये रिस्क फैक्टर और कोज थे, रिस्क फैक्टर और कोज की बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएगा हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम लिख लेंगे। देखो बेटा एक बात बताओ मेरे को, हम पहले मैं समझाता हूं फिर हम मैच लेते हैं। ये हमारी ब्लड वेजल्स है, यहां पर क्या हो गया, एन्यूरिज्म हो गया। क्या हो गया, एन्यूरिज्म हो गया। अब जब यहां से ब्लड का क्या जा रहा था, फ्लो जा रहा था, ये ब्लड फ्लो का इधर चला गया, इधर चला गया, तो आगे मुझे बताओ ये ब्लड का फ्लो है वो क्या हो गया सर, डिक्रीज ब्लड फ्लो हो गया। तो डिक्रीज ब्लड फ्लो हो गया तो आगे वाले ऑर्गन जो भी है, जैसे मान लो कि यह एन्यूरिज्म हो गया तो आगे वाले हाथ में ब्लड फ्लो ज्यादा होगा कि कम, सर कम होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। तो आगे वाले ऑर्गन में हाइपोपरफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, हाइपोपरफ्यूजन होगा कि नहीं होगा सर, ये होगा। तो हाइपोपरफ्यूजन के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा, जैसे कूल हो गया, नमनेस हो गया, टिंगलिंग सेंसेशन हो जाएगा, ये या नो, ये आएंगे कि नहीं आएंगे सर, आएंगे। इसके अलावा आप मुझे बताओ जब ब्लड यहाँ पर अक्यूमुलेटेड रहेगा और ब्लड यहाँ पर पड़ा रहेगा तो क्या यहाँ पर थ्रम्बस हो सकते हैं, यस या नो, तो थ्रम्बस। और ये थ्रम्बस आगे जाकर कहीं ऑकल्ड हो सकता है, फंस सकता है, यस या नो। तो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकता है, क्या करवा सकता है ये, इस्कीमिया करवा सकता है, यस या नो, इंफ्राक्शन करवा देगा। जब यहां पर ये ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो आप मुझे बताओ इसके सराउंडिंग में जैसे मान लो कि ये सराउंडिंग में स्ट्रक्चर है, अब ये मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर कंप्रेस हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर ये कंप्रेस हुआ कि नहीं हुआ, इधर भी कोई स्ट्रक्चर है, इधर भी कोई स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर इसके पास में जो भी स्ट्रक्चर ये कंप्रेस हुआ कि नहीं हुआ, तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर क्या हुआ, कंप्रेशन। तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो आप मुझे बताओ सराउंडिंग स्ट्रक्चर कंप्रेशन होगा
या ऑर्गन सराउंडिंग स्ट्रक्चर टिश्यू या ऑर्गन कंप्रेशन होगा तो उसका क्लिनिकल उसका फंक्शन अल्टर्ड होगा कि नहीं होगा, तो उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे कि नहीं आएंगे, यस या नो। भाई एब्डोमिनल एओर्टा का हो गया तो किडनी दब सकती है, किडनी की आर्टरी दब सकती है, वहाँ पेन हो सकता है, वहाँ डिस्कम्फर्ट हो सकता है, यस या नो। और अगर ये एओर्टा अगर ये था और ये रप्चर हो गया, ये रप्चर हो जाएगा, तो आप मुझे बताओ जब ये रप्चर हो जाएगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी, यस या नो, यस या नो। तो हो सकता है पेशेंट के अंदर शॉक भी हो जाए, हाइपोटेंशन हो जाए, यस या नो। तो ये सारे के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक रहता है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो सिम्टम देखने को मिलेगा। चलो, सेरिब्रल एन्यूरिज्म अलग अलग सिम्टम पड़ते हैं। सेरिब्रल एन्यूरिज्म होगा तो क्या सिम्टम है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन समझ में आ गया, क्या आएंगे, क्या हो सकता है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेरिब्रल एन्यूरिज्म का, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा, सीवियर सडन हेडेक, वर्स्ट हेडेक, ऑफ लाइफ। ये पेशेंट बोलेगा, क्या बोलेगा, मुझे इतना ज्यादा हेडेक हो रहा है, ऐसा मेरा पहला जिंदगी में कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब हमने समझ जाना है कि ये जो एन्यूरिज्म था ये क्या हो गया है सर, रप्चर हो गया है। ये क्या है, रप्चर हो गया है। अब ये रप्चर नहीं हुआ है, लेकिन ये पास के स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर रहा है, पास के ऑर्गन को कंप्रेस कर रहा है, पास के सेल और टिश्यू को कंप्रेशन कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर अगर आपके हाथ को ऐसे दबा के रखेंगे तो हेडेक होगा कि नहीं होगा यार, यस या नो। नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, क्या देखने मिलेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, डिप्लोपिया, डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, नेक स्टिफनेस, नेक स्टिफनेस, टनाइटस, टनाइटस, क्या देखने मिलेगा, टनाइटस, यस या नो। और इसके अलावा क्या देखने मिलेगा, फोटोफोबिया, फोटोफोबिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, सीजर, पैरालाइसिस, हेमीपैरासिस बोल सकते हैं, हेमीपैरासिस, हेमीपैरासाइस, इरिटेबल, इरिटेबिलिटी। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा हमारा को, किसको, किसके, जब सेरिब्रल एन्यूरिज्म हो जाएगा तब। तो सेरिब्रल एन्यूरिज्म हमने जब हम नर्वस सिस्टम के पैथोलॉजी पढ़ रहे थे वहां नहीं पढ़ा था, यहाँ इसलिए मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। चलो, तो ये सेरिब्रल एन्यूरिज्म के हो गए। अब हम बात करते हैं एरोटिक एन्यूरिज्म होगा तो क्या होगा, एरोटिक एन्यूरिज्म में क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएंगे। तो नाउ मैं लिखूं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एरोटिक एन्यूरिज्म। और एओर्टिक में मोस्ट कॉमनली कहाँ जगह होता है, तो एब्डोमिनल एओर्टा। तो एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म होगा तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा, तो भैया आपको याद होना चाहिए। आप मुझे बताओ, ये इमेज देख लेता हूँ, इमेज से बता देता हूँ आपको। ये इमेज है, आप मेरे को ईमानदारी से बताना यार भाई, या एओर्टा में एकदम ब्लड रश चलता है कि नहीं चलता है, यस या नो। तो क्या यहाँ पर हो रहा है, तो क्या यहाँ पर पल्स फील होगा, यस सर होगा, यस या नो। ये अच्छा, इसकी वजह से इसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर पास में कंप्रेशन होंगे तो
पेन होगा पास में, जिसमें बैक पेन देखने को मिलेगा, स्पेशली बैक पेन देखने को मिलेगा, ये या नो। एब्डोमिनल पेन होगा, ये सर बैक पेन भी होगा और एब्डोमिनल पेन भी होगा। टेंडरनेस देखने को मिलेगा कि हाँ सर हाथ लगाने पर टेंडरनेस, डीप टेंडरनेस देखने को मिलेगा ना, टेंडरनेस ऑन डीप। टेंडरनेस ऑन डीप पाल्पिटेशन। टेंडरनेस ऑन डीप पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा। बोलो यस या नो कि सर यस। इसके अलावा लोअर बैक पेन होगा, हाँ जी लोअर बैक पेन भी देखने को मिलेगा। जब यहां से ब्लड जाएगा, आप मुझे बताओ तो यहां पर साउंड आएगी कि नहीं आएगी? कौन सा साउंड देखने को मिलेगा? सिस्टोलिक के टाइम में ब्रूट साउंड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सिस्टोलिक ब्रूट साउंड देखने को मिलेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एब्डोमिनल एओर्टा है, जब आप अस्कल्टेशन करेंगे तो आपको कैसा साउंड देखने को मिलेगा? तो आपने बोलना है ब्रूट साउंड देखने को मिलेगा, ये या नो। तो दैट इज द एब्डोमिनल एओर्टा का एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं थोरेसिक एन्यूरिज्म होगा तो क्या देखने को मिलेगा। तीसरा है थोरेसिक एन्यूरिज्म में क्या सिम्टम आएगा? थोरेसिक एन्यूरिज्म होगा तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा? थोरेसिक एओर्टा एन्यूरिज्म के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होने वाला है? तो भैया आप बोलोगे सर चेस्ट पेन होगा। कैसा होगा चेस्ट पेन? तो हम बोलेंगे कि सर एक्सटेंडिंग टू नेक एंड शोल्डर, लोअर बैक और एब्डोमेन, क्योंकि सराउंडिंग टिश्यू कंप्रेस हो गया ना, सराउंडिंग टिश्यू दब जाएंगे, इसलिए वजह से ये पेन देखने को मिलेगा। सिंकोप एंड टेकिकार्डिया, और क्या होगा? सिंकोप एंड टेकिकार्डिया, हॉर्सनेस, साउंड देखने को मिलेगा। डिस्फेजिया, थोरेसिक एओर्टा के पीछे तो जाता है इसोफेगस, निकलने में डिफिकल्टी होगी, डिस्फेजिया। यस या नो? देखो ये अगर एओर्टा है और इस एओर्टा में यहाँ पर एन्यूरिज्म हो गया है, यस या नो, और इसके पीछे हमारा प्यारा क्या है, इसोफेगस जा रहा है बेचारा, यस या नो, तो ये इसको क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, इस प्रकार से दबा देगा, तो निकलने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगा, डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। डिज्निया, अब थोरेसिक में ये बता मुझे, ये पास में हमारे क्या है, लंग्स, ये क्या है, लंग्स, तो इसने लंग्स को भी क्या कर दिया, दबा दिया, यस या नो? यहाँ पर हमारे क्या है सर, ये हमारे यहाँ पर लंग्स है, तो लंग्स को भी इसने क्या कर दिया, दबा दिया, तो डिज्निया देखने को मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? डिज्निया एंड साइनोसिस। डिज्निया एंड साइनोसिस, तो दैट इज द एन्यूरिज्म में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं रप्चर एन्यूरिज्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रप्चर, अगर रप्चर हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा? दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। एक पेशेंट है जिसका एब्डोमिनल एओर्टा रप्चर हो गया, सेरेब्रल एन्यूरिज्म रप्चर हो गया, तो वहां पर क्या सिम्टम आएगा? जिस जगह ये रप्चर हुआ वहां सीवियर शार्प पेन होगा भैया। जैसे मान लो रप्चर एन्यूरिज्म के क्या है, रप्चर्ड एन्यूरिज्म ने पढ़ा था ना, एन्यूरिज्म के टाइम रप्चर्ड एन्यूरिज्म, ये भैया मेडिकल इमरजेंसी है। ये क्या है? मेडिकल इमरजेंसी है। अगर ये हो तो तुरंत इलाज करवाना चाहिए, नहीं तो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। जहां भी फटेगा, जिस जगह भी फटेगा, सेरिब्रल हो, एब्डोमिनल हो, थोरेसिक हो, फिमोरल हो, कोई सा भी एन्यूरिज्म, ये रप्चर होगा तो उस जगह पर क्या आएगा, साइट ऑफ रप्चर की जगह क्या देखने को मिलेगा? सडन शार्प सीवियर पेन होगा।
अगर मान लो कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप एक पेशेंट है, आप हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर हो, और एक पेशेंट है जिसका सेरिब्रल एन्यूरिज्म से वो एडमिटेड था। वो पेशेंट अचानक से बोल रहा है मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा मुझे ज़िंदगी में कभी दर्द नहीं हुआ। इसका मतलब आप क्या समझोगे? सेरिब्रल एन्यूरिज्म रप्चर हो गया। थोरेसिक में बात करता है तो थोरेसिक रप्चर हो गया। फीमोरल की बात करता है तो फीमोरल में वो एन्यूरिज्म रप्चर हो गया। इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा? ये तो मोस्ट कॉमन साइन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। इसके अलावा क्या हो सकता है? शॉक। इसके अलावा मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग। मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग। और अगर टाइम से इलाज नहीं कराया तो सॉरी सडन डेथ हो सकता है। क्या हो सकती है? सडन डेथ हो सकता है। यस या नो? दैट इज द रप्चर एन्यूरिज्म के सिम्टम देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। एक पेशेंट है जिसको फीमोरल एन्यूरिज्म था या पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म था, वो एडमिट हुआ। अचानक से वो बोल रहा है कि मुझे सीवियर पेन हो रहा है काफ मसल्स में, फीमर में, थाई में। इसका मतलब क्या हुआ है? एन्यूरिज्म रप्चर हो गया। बोलो यस या नो? कैसा यस? अब डायग्नोसिस ऑफ एन्यूरिज्म क्या करेंगे? डायग्नोसिस ऑफ एन्यूरिज्म क्या बनाएंगे हम? डायग्नोसिस ऑफ एन्यूरिज्म। डायग्नोसिस ऑफ एन्यूरिज्म क्या बनाएंगे? तो सर सबसे पहले तो हम लेंगे हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। इसमें सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन आएगा, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन आया, सब्जेक्टिव पेशेंट बताएगा। लाइक जहाँ एन्यूरिज्म है वहाँ बताएगा। बोलेगा मुझे सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आता है, डिजीनेस होता है, सिंकोप हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे यह पल्स फील हो रही है, अगर एब्डोमिनल एवोर्टा होता है वो सारी बताएगा। जो पेशेंट बताएगा वो सब्जेक्टिव में। हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेंगे? हमारा एग्जामिनेशन करेंगे, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम वाइटल साइन असेसमेंट करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में मान लो कि मोस्ट कॉमन जो है वो एब्डोमिनल एवोर्टा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? स्कल्टेशन जब करोगे तो क्या देखने को मिलेगा? आपको सिस्टोलिक ब्रूट साउंड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सिस्टोलिक ब्रूट साउंड देखने को मिलेगा। आप फिर पालपेट करेंगे तो आपको पल्सेटाइल होगा। पल्सेटाइल देखने को मिलेगा। यस या नो? इसके अलावा क्या करेंगे हम? इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करूं मैं डायरेक्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट तो भैया यूएसजी। किसका? एब्डोमिनल एवोटा का। यस या नो? अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट तो इमेजिंग है, सीटी स्कैन और एमआरआई। इमेजिंग क्या क्या? इमेजिंग क्या क्या? सबसे पहले बात करूं मैं यूएसजी। तो यूएसजी भी एक प्रकार का इमेजिंग है। ये कहाँ का है? ये एब्डोमिनल एवोटा का। किसका है? एब्डोमिनल एवोटा का स्क्रीनिंग। सिटी एनजीओ। मोस्ट एक्यूरेट। एमआरआई। ब्रेन में है तो एमआरआई करवाएंगे। यस या नो? एंजियोग्राफी, सिटी एंजियोग्राफी हमने लिख लिया। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसके अलावा लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे, लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में हम क्या करवाएंगे? सीबीसी। सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी में हम क्या देखेंगे? एनीमिया, एक ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग है, हो रही है, तो हम सीबीसी करवाएंगे, उसमें एचबी देखेंगे ताकि एनीमिया तो नहीं है। कोगुलेशन प्रोफाइल, रिनल फंक्शन। ये हमेशा ध्यान रखना है, रिनल फंक्शन दे देंगे ऑलवेज बिफोर द कॉन्ट्रास्ट। ये कब रिनल फंक्शन चेक करवाना है? बिफोर कॉन्ट्रास्ट। यस या नो? स्पेशल टेस्ट क्या करवाएंगे? स्पेशल टेस्ट, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे
वाइडन मीडिया स्टाइनम इस इको अगर वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म है क्या करवाएंगे हम, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म है तो इको करवाएंगे, ये सियानो। अगला मैनेजमेंट। अब हमें डायग्नोसिस करवा लिया, हमें पता चल गया कि भाई एन्यूरिज्म है, तो मैनेजमेंट करेंगे या हाथ पर हाथ देके बैठ जाएंगे? सर मैनेजमेंट करेंगे। तो क्या मैनेजमेंट करेंगे? मैनेजमेंट क्या मैनेजमेंट करोगे? सर सबसे पहले तो हम एक्यूट मैनेजमेंट करेंगे। जो हम आज तक करते हैं, एयरवे पेटेंट, वाइटल साइन एंड पोजीशन। कौन सा पोजीशन रखेंगे? हेड एंड एलिवेशन रखेंगे, यस या नो? इसके अलावा ब्लड प्रेशर, हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेंगे। ब्लड प्रेशर क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? बीटा ब्लॉकर, फार्मा देंगे सर। क्या देंगे? कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे, फार्मा या मेडिकल मैनेजमेंट। क्या दोगे सर? बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ए सी ई इनहिबिटर। लिपिड बढ़ा हुआ है, स्टेटिन, स्टेटिन्स। स्मोकिंग ले रहा है तो बोलेंगे मत करो। रेगुलर फॉलो अप, यस या नो? सर्जिकल मैनेजमेंट, तो ये मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। इसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, इंडिकेशन क्या है सर्जरी का? इंडिकेशन फॉर सर्जरी, पहली बात तो अगर एब्डोमिनल एओर्टा है और इसका साइज मोर देन 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। इसके अलावा रैपिड ग्रोथ, सिम्टोमेटिक एन्यूरिज्म, जिस एन्यूरिज्म से सिम्टम आ रहे हैं, सिम्टोमेटिक एन्यूरिज्म, रप्चर एन्यूरिज्म, रप्चर एन्यूरिज्म, सिम्टोमेटिक एन्यूरिज्म में, रप्चर एन्यूरिज्म में एब्डोमिनल एओर्टा का साइज इतना है और रैपिड ग्रोथ हो रही है, तब हमारी सर्जरी की इंडिकेशन है। क्या सर्जरी करेंगे? सर्जिकल ऑप्शन क्या है? कोइलिंग कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्लिपिंग कर देंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। सर्जिकल ऑप्शन क्या है? सर्जिकल ऑप्शन बताओ आप मेरे को। तो सर्जिकल ऑप्शन है सर, सबसे पहले रिमूवल कर देंगे, रिमूवल कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ग्राफ्ट प्लेसमेंट कर देंगे। ग्राफ्ट प्लेसमेंट कर देंगे। दूसरा एंडोवेस्कुलर सर्जरी कर देंगे, एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयर, EVAR, एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयरमेंट कर देंगे। कैसे रिपेयरमेंट कर देंगे? जैसे मान लो कि ये सर ब्लड वेजल्स है और यहाँ एन्यूरिज्म हो गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक वायर डालेंगे और इस वायर को यहाँ पर ऐसे कॉइल कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉइल कर देंगे, ताकि ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा, यस या नो? इस प्रकार से कॉइल कर देंगे, कॉइलिंग, यस या नो? इसको बोलते हैं हम कॉइलिंग।
कोइलिंग कर देंगे। या फिर दूसरा क्या करेंगे, ये मान लो ब्लड वेजल्स है और ये एन्यूरिज्म हो गया, तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, यहाँ पर हम स्टंट डाल देंगे। क्या डाल देंगे, स्टंट डाल देंगे, जिससे ब्लड बीच में से यहाँ से सप्लाई हो जाए और इधर उधर ना जाए, स्टंटिंग, स्टंट डाल देंगे। कैसे डालेंगे, वाया फीमोरल आर्टरी। मोस्ट कॉमनली एब्डोमिनल एओर्टा में होता है, तो वहां पर हम इस प्रकार से डाल देंगे। इमेज देखूं क्या मैं आपको, देखो ये ब्रेन का है, ब्रेन का आगे लिखते हैं, पढ़ते हैं, हम देखते हैं, और कोई इमेज नहीं है। यही देख लेते ना, ये इस प्रकार का देखो, ये क्या किया, यहाँ से वाई डाला होगा और ये यहाँ कोइलिंग कर दिया और ये डाल दिया स्टंटिंग कर दिया। ये क्या कर दिया, स्टंटिंग कर दिया। इस प्रकार से हम एंडोवेस्कुलर एन्यूरिज्म रिपेयरमेंट भी कर सकते हैं। ये नो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर अगर सेरिब्रल एन्यूरिज्म हो गया तो क्या इंटरवेंशन करेंगे, तो क्या सर्जरी करेंगे। पहली बात तो सेरिब्रल है तो हमें अवॉइड करेंगे सर्जरी को। सेरिब्रल एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सर्जिकल क्लिपिंग, सर्जिकल क्लिपिंग, एंडोवेस्कुलर कोइलिंग, एंडोवेस्कुलर कोइलिंग है ना, या फ्लो डाइवर्ट कर देंगे, फ्लो डाइवर्ट, इस प्रकार से कर देंगे। तो एंडोवेस्कुलर में क्या क्या नहीं, सेरिब्रल में क्या करेंगे, सर्जिकल क्लिपिंग कर देंगे, एंडोवेस्कुलर कोइलिंग कर देंगे, या और फ्लो को डाइवर्ट कर देंगे। चलो एक बार इमेज देखते हैं। ये हमारे ब्रेन है, यह प्रकार का एन्यूरिज्म हुआ है। इस एन्यूरिज्म को ठीक करने के लिए क्या कर देंगे सर, हमने क्लिपिंग कर देंगे। कहाँ है क्लिपिंग, ये क्वेश्चन डाल देंगे। एक क्लिपिंग का भी इमेज लिया था मैंने, मिल नहीं रहा है, नहीं, नो, चलो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लिपिंग वाला इमेज बता दूंगा। क्लिपिंग क्या करेंगे, जैसे ये एन्यूरिज्म है तो यहाँ पर ना एक प्रकार का ऐसे क्लिप से कैच कर देंगे, जो क्लिप से पकड़ लेंगे, इस प्रकार से क्लिप होगी उसको पकड़ लेंगे यहाँ से, इसको बोलते हैं हम क्लिपिंग। क्या बोलेंगे इसको हम, क्लिपिंग। ये सियानो, इस प्रकार का हम इंटरवेंशन करते हैं जब हम सेरिब्रल एन्यूरिज्म हो जाता है तो। लेकिन सेरिब्रल एन्यूरिज्म के अंदर, अच्छा अब हम बात करते हैं कि एन्यूरिज्म के अंदर नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होती है। हमारा इंपॉर्टेंट जो है नर्सिंग इंटरवेंशंस, नर्सिंग मैनेजमेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे सर, कंटिन्यूस, हमने भी एयरवे पेटेंट करना है, वाइटल साइन देखना है, पोजीशन ध्यान रखना है ना। कौन सा पोजीशन देंगे, हेड ऑफ बेड एलिवेशन रखेंगे, हेड ऑफ बेड क्या रखेंगे, एलिवेशन रखेंगे। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू बीपी मॉनिटरिंग, सिस्टोलिक बीपी है, ये हमने मोर देन 100 mm ऑफ एचजी और लेस देन 150 mm ऑफ एचजी मेंटेन रखना है। कितना रखना है, 100 से ज़्यादा और 150 से कम, इतना बीपी हमने मेंटेन करना है। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, इफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म, पेन मैनेजमेंट,
पेन मैनेजमेंट, अवॉइड स्ट्रेनिंग एंड कफिंग, अवॉइड स्ट्रेनिंग एंड कपिंग को क्या करने वाले हैं हम, अवॉइड करेंगे, ये हमने पूरा ध्यान रखना है। मेंटेन आईवीएसएस, मेंटेन आईवी असेसमेंट, आईवी असेसमेंट करेंगे, यस या नो। और पेशेंट से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन द पेशेंट रिगार्डिंग द सेंसेशन, अगर सेरिब्रल एन्यूरिज्म है तो। और इसके अलावा सेरिब्रल एन्यूरिज्म में सेंसेशन देखेंगे। इसके अलावा और पूछें, एब्डोमिनल एवोर्टा है तो उसको बोलेंगे कि पल्सेशन हो रहा है क्या, इसको क्या पूछेंगे, आस्क। अगर एब्डोमिनल एवोर्टा है तो आस्क, आस्क आगे लिख देते हैं। अगर एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म है तो पेशेंट से पूछेंगे आस्क अबाउट पल्सेशन। आपको पल्सेशन फील हो रहा है क्या, ऐसा पेशेंट को बोलेंगे, यस या नो। चेक, चेक द पेरिफेरल सर्कुलेशन इंक्लूडिंग पल्स, टेम्परेचर एंड कलर। जैसे मान लो एब्डोमिनल है तो फिमोरल पल्स चेक करेंगे, पॉप्युलेटेड पल्स चेक करेंगे, वहाँ का स्किन का कलर देखेंगे कहीं रप्चर ट्रुपचर तो नहीं हो गया, ये से ये चेकेंगे। एब्डोमिनल है तो ये करेंगे। सेरेब्रल है तो उसको बोलेंगे सेंसेशन के बारे में बात करेंगे, पेन तो नहीं हो रहा है, ये से ना, सेंसरी मल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है, ये से पूछेंगे। मॉनिटर फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यस या नो। तो ये जितने भी एन्यूरिज्म है उसके अंदर हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा। अब मैं स्पेसिफिक लिखा रहा हूँ नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द सेरिब्रल एन्यूरिज्म, नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर सेरिब्रल एन्यूरिज्म में हम क्या नर्सिंग इंटरवेंशन देंगे, स्पेशल सेरिब्रल एन्यूरिज्म में क्या नर्सिंग इंटरवेंशन देने वाले हैं। चलिए लिखे, पहली बात तो क्या करेंगे हम, एयरवे पेटेंट हमने करवाना है, वाइटल साइन हमने देखना है, पोजीशन कौन सा दोगे सर, हेड एंड एलिवेशन रखेंगे, बोलो यस या नो। ओके सर, यस। नेक्स्ट क्या करेंगे सर, O2, O2 एडमिनिस्ट्रेशन इफ SpO2 लेस देन 90 है, यस या नो। मॉनिटर वाइटल साइन हाइपरटेंशन एंड अर्दमिया, मॉनिटर स्पेशली हाइपरटेंशन एंड अर्दमिया, यस या नो। अवॉइड रेक्टल टेम्परेचर चेक, अगर रेक्टल टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो ये हमें अवॉइड करना है। अर्दमिया और हाइपरटेंशन को हमने ध्यान रखना है। मेंटेन, जो रूम है उसको शांत रखना है, क्या लिखे हम, मेंटेन डार्कन रूम, विदाउट स्टिमुलेशन, मतलब पेशेंट को ऑलरेडी सेरिब्रल एन्यूरिज्म है तो उसको डार्क रखना है, स्टिमुलेशन ना मिले। लिमिट विजिटर, मेंटेन फ्लूइड इनटेक, स्पेशली अगर ये है तो SBP हमने रखना है 100 mm ऑफ HG से ज़्यादा,
और लेस देन 150 mm ऑफ Hg, इतना रखेंगे ताकि वेल परफ्यूजन हो। इससे कम रखेंगे ताकि क्या नहीं हो, रप्चर नहीं हो। यस या नो। अवॉइड सेडेशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सेरेब्रल एन्यूरिज्म है तो अवॉइड करना है क्या, सेडेशन। नहीं तो पेशेंट को सेडेशन नहीं रहेगा, पेशेंट होश में नहीं रहेगा और एन्यूरिज्म रप्चाएगा तो रप्चर हो जाएगा तो हमें कौन बताएगा, और जब तक पता चलेगा तब तक बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। यस या नो। तो दैट इज द कॉम्प्लिकेशन। अगर सेरेब्रल, ये एन्यूरिज्म के बारे में, अब हम बात करें थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म की क्या कॉम्प्लिकेशन है। एन्यूरिज्म का सबसे मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है रप्चर, इसके बाद में स्ट्रोक, इसके बाद में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, नीचे लिख लेते हैं। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, ऑर्गन इस्कीमिया, और फट जाएगा तो डेथ भी हो जाएगा। बोलो यस या नो के सर, यस। दैट इज द एन्यूरिज्म। फाइनली हमने एन्यूरिज्म को पढ़ लिया। दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आई होप हम समझ में आया होगा। आराम से स्लो स्लो हमने पढ़ा, इसमें हमने लेक्चर को 1 घंटे से ज़्यादा भी बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज़ें हमने एन्यूरिज्म में आने वाली एग्जाम में पढ़ ली और उससे ज़्यादा भी पढ़ लिया। तो दैट इज द एन्यूरिज्म। आई होप आपको सारा का सारा एन्यूरिज्म समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा से वीडियो को सुने, बार बार सुने, जब तक समझ में नहीं आ जाए तो आप समझने की कोशिश करें। और अगर आपको जहाँ समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम हियर फॉर टू हेल्प यू टिल NORCET selection. Yes या no? Thank you for watching me. All the best and have a great life.